कर तेरे हम हो गए हैं। भाग गई थी। हाँ बिना कॉम्प्रोमाइज के तुम्हें खड़ा नहीं करेंगे। तो मैं स्टाइल्स पे ना एक घर लिख के आती थी। मैं बप्पा को राखी बांधती थी, तुम्हें पता है, मेरी बिकनी फुट, क्योंकि कहते हैं ना भाई हमेशा मुसीबतों से रक्षा करता है। मेरी कहते हैं जब जब बिहार का नाम आता है तो बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा हमारे सामने आ जाता है, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत करके बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया था। आज हमारे साथ एक और चेहरा है जो अपने बलबूते पे मेहनत करके दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं जहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो भी बिहार के उस गांव से निकल के यहाँ तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है। जी हाँ, बिहार के रहने वाली, मुजफ्फरपुर सिटी से रहने वाली वो सूफी गर्ल जो आज बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने ले जा रहा हूँ अनुष्का श्रीवास्तव से। हाय अनुष्का। हेलो हाय। मम्मी जी, I don't want to live without सोम जी। Girl, I heard treat. मम्मी जी, I hate tears होता है। अगर हम मौत होते तो एक दिन सबके होते। हम जानते हैं सोम कि तुम्हारे दिल में तो सिर्फ हम ही हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दादी दीमक की तरह लगी हुई है। पर कोई टेंशन नहीं, हम अपने ड्रामा के बेस्ट कंट्रोल से दादी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखो तो ऐसा लगता है कि रेखा मम्मी जी अभी बोलने लगेंगी। अब बोल तो रहे हैं, लेकिन इनके बस का बोलना नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुमरे बस की सुनना नहीं है। रेखा मम्मी जी अधूरी इच्छा लेके मरी है, और हमने सुना है कि ऐसे लोग भूत बन जाते हैं। कैसे हो तुम? ऑडियंस, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहली बात तो ये मेरी कोई गेस्ट नहीं है, ये मेरी दोस्त है, और हम लोगों ने एक साथ स्ट्रगल चालू किया था। और हमारे नॉन एक्टिंग की वजह से और डिक्शन की वजह से हमें रिजेक्ट कर दिए जाते थे। स्टार्टिंग करिए। यार अनुष्का, मैंने तो इंडस्ट्री छोड़ दिया, मतलब मैं मेकिंग लाइन में आ गया, मैंने स्टूडियो खोल लिया। तुम्हें स्टूडियो कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। मैं सबसे पहले तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि तुमने इतना सुंदर, इतना बड़ा स्टूडियो खोला, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टूडियो में पॉडकास्ट करने आई हूँ। रियली, मतलब हम दोनों एक ऐसे शख्स थे। गुड टू सी यू हियर। थैंक यू। हम दोनों एक ऐसे शख्स थे जहाँ पे हमारे पास खाने के भी पैसे के वांदे थे, और हमारी एक्टिंग हम एक नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से आते, तो हमारी एक्टिंग फील्ड भी नहीं थी, तो हम बहुत रिजेक्शन बहुत मिला। मैंने एक्टिंग लाइन छोड़ दी और मैं मेकिंग में आ गया, मैंने अपना स्टूडियो ओपन कर लिया। लेकिन अनुष्का, तुमने एक्टिंग को पकड़े रखा, और आज के टाइम में तुमने बहुत सारे सीरियल कर रखे हैं, फिल्म कर रखी है, अच्छा मुकाम लेकर तुम बैठे हो। यार बहुत इंस्पायर्ड करता है ये मुझे, और मुझे लगता है आज जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बहुत इंस्पायर्ड करेगी तुम्हारी कहानी। तो बताओ ना जरा, ये कैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुम्हारा तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था, क्या क्या किया तुमने कि जो इतना अच्छा सीरियल तुमने कर लिया, वो भी लीड में? इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत की है मैंने, जैसा तुमने भी बहुत मेहनत किया अपनी करियर में। मैंने देखा है तुम्हारा स्ट्रगल, और तुमने भी देखा है मेरा स्ट्रगल। और आज तुम्हारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बताना चाहती हूँ, सारे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मुंबई जैसे शहर में आना और ख़ुद को सेटल करना, इट्स अ बिग डील ब्रो। आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और हमारे लिए, बीइंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, मुंबई आना और ख़ुद को दिखाना कि हाँ आप कुछ कर सकते अपनी लाइफ में, बहुत आसान नहीं था एक्चुअली। बहुत टफ था मेरे लिए, तो बहुत टफ था। मुझे याद है हम लोग उस समय स्ट्रगल कर रहे थे जब हमारे पास व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करता था, और अच्छा मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो हमें ऑडिशन खोजने और कहाँ जाएं, किसके पास ऑडिशन दे, ये भी हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी पूरी। बट यही सारे लूप पॉइंट थे, मैंने छोड़ दिया। तुम कैसे आगे बढ़ गई? उस टाइम तो वो आता था, पोर्टफोलियो की डायरी आती थी। हाँ। जब मुझे याद है, जब मैंने पोर्टफोलियो बनवाया था। तुमने बनवाया था पोर्टफोलियो? हाँ, बनवाया था। ओह माय गॉड, बनवाया था। लड़कियों को तो बहुत ज़रूरत पड़ता है पोर्टफोलियो बनवाने का। तो मुझे याद है जब मैंने पोर्टफोलियो बनवाया था, और एक मोटी सी डायरी दी थी फोटोग्राफर ने। तो वो मोटी डायरी में अपनी सारी फ़ोटोज़ लेके हर प्रोडक्शन हाउस जाया करती थी, और मैं अपनी फ़ोटो जैसे सर्व करती थी, सर
आई एम फिट फॉर दिस रोल, नॉट फिट, ओह माय गॉड। और आज भी मेरे दिमाग में घूमता है वो चीज़ें। सो उस टाइम वो ज़माना था जब व्हाट्सएप नहीं था, राइट। हाँ, तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। हम जब इंडस्ट्री में आए थे उसके कई 1-2 साल के बाद शायद व्हाट्सएप आना स्टार्ट हुआ था। फिर उसमें ऑडिशंस के ग्रुप बनने स्टार्ट हुए थे, तो फिर हमें ऑडिशंस पता चलता था कि हाँ यहाँ पहले तो पता भी नहीं होता था कि हम जाए कहाँ पे है प्रोडक्शन हाउस, कहाँ पे कौन सी सीरियल चल रहे हैं, कहाँ पे कास्टिंग चल रही है, Correct, कहाँ पे नए शोज आ रहे हैं, पता भी नहीं होता था। नेट पे Correct. सर्च करना होता था या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से पूछना होता था। और मोस्टली यहाँ पे लोग हेल्प नहीं करते, और पता उसका भी नहीं है। मैंने सुना कि तुम्हारी जो सबसे पहली जो सीरियल थी वो थी हमारी वाली गुड न्यूज़, जी टीवी पे आई। जी टीवी पे आती थी, राइट। तो ये तुम्हारे स्ट्रगल के कितने सालों के बाद तुम्हें पहला सीरियल मिला था? मैंने 3-4 साल स्ट्रगल किया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप नए नए मुंबई जैसे शहर में आते हो, मुंबई को माया नगरी बोला जाता है, तो 1-2 साल तो आपको जानने में लग जाता है मुंबई कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के रेंट बहुत मुश्किल होता है बाबा, रेंट भरना। एक छोटी सी जगह के रेंट भी इतने हाई अमाउंट में होते हैं। तो मुंबई को जानने में 1-2 साल बीत जाता है, फिर स्ट्रगल करो। लोगों को पता ही नहीं होता कि जाना क्या है, किससे मिलना है, किसको ऑडिशन देना exactly. है। ऊपर से इतने सारे फेक लोग मिलते हैं मार्केट में कि वो सच में उसके पास काम है नहीं है ये भी पता करना मुश्किल हो जाता है। फेक तो ऐसे होते हैं ना, हर मुंबई में काफी सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो जब भी तुम फूड एरिया में चले जाओगे ना, कैफेटेरिया में, तो हर दिन नई मूवी बनती है, वही बनती है, उसी टेबल पे बनती है, उसी टेबल पे बंद हो जाती है, कभी रिलीज नहीं होती है। ये चीजें भी हमने फेस करी है। तुमने भी ये फेस करी है? मैंने भी इन्फिनिटी मॉल में जब भी फूड कोर्ट में जाके बैठता था, अरे वो तो बहुत प्राइम लोकेशन हुआ करता था, अंधेरी का इन्फिनिटी मॉल, राइट। माय गॉड। मुझे भी एक बुजुर्ग ने मुझे पकड़ा और बोला कि मैं टी सीरीज में काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हें सब जगह मीटिंग करा के तुम्हारी जान पहचान बढ़ाता हूँ। उसने मुझसे बहुत पैसे लूटे। ओह यही वजह था कि मेरे पास पोर्टफोलियो के पैसे नहीं बचे। शिट। बट मुझे तुम बताओ, ये हमारी वाली गुड न्यूज़ तुमको मिला कैसे और कब? जब पहला सीरियल तुम्हें मिला तो तुम्हारी फीलिंग कैसी थी? मतलब तुम सोच सकती हो, तुम एक छोटे से गांव से आती हो और तुम्हें एक सीरियल में लीड रोल मिलता है। मैंने ये सीरियल देखा है, बहुत अच्छा था। तो तुम्हारी खुशी कैसी थी? मतलब तुमने घर वालों को बताया कैसे? उनको भी पता चला, उनको क्या लग रहा था कि हाँ मेरी बेटी पर्दे पे आ रही, टीवी पे आ रही? कैसा रिएक्शन था सबका? एक्चुअली मेरे घर वालों के लिए क्या था ना अमित, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, कायस्थ फैमिली से हूँ मैं, तो हमारी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा जॉब होता है। मतलब अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप बहुत अच्छे हो। True. तो मेरे घर में मेरी फैमिली भी चाहती थी मैं बैंक में पीओ बनूं। पीओ का जॉब लड़कियों के लिए बहुत सेफ और अच्छा माना जाता है। तो आप मतलब प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई करते थे? हाँ, मैं बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम? हाँ, आगे नहीं पढ़ पाई बीकॉम के बाद, क्योंकि मैं जॉब लेना चाहती थी बैंक में और मेरे पापा चाहते थे पीओ बनूं। तो उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हमारी फैमिली में मुंबई शहर में आना, यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करना, टीवी करना, सीरियल्स करना, हम लोग कुछ जानते नहीं थे। यहाँ जोनर ही नहीं था होता है, हमारे जोन का ही नहीं था। हमारी फैमिली से बहुत मतलब 7 पुश्ते भी नहीं आए होंगे मुंबई जैसे शहर में हमारी फैमिली से। तो मैं हूँ यहाँ पे सिर्फ, शायद हम पहले हैं जो भाग के मुंबई आ गए अपना। मतलब हमारे खानदान में कोई नहीं आया होगा मुंबई, तो कोई नहीं आया। करेक्ट। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी स्ट्रगल करना, यहाँ पे आना। मेरे पापा ने तो मतलब मैं अपने घर की वो लड़की हूँ ना, बहुत पैम्पर्ड गर्ल हूँ। मतलब मैंने जिस चीज पे हाथ रखा है मुझे मिला है। और मुंबई में आके स्ट्रगल करना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैंने किया है, ऊपर वाला ने तो तुम घर से भाग कर आई थी जैसे कि मैं भाग कर आया था मुंबई, ठीक है? घर से भाग के तो बस मैं घर से भाग के नहीं आई थी। हाँ। लेकिन मैं किसी की परमिशन लेके भी नहीं आई थी, क्योंकि अगर मैं परमिशन लेने जाती तो मुझे पता था कि कोई मुझे आने नहीं देगा। ऑब्वियसली हम जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे मम्मी पापा कहेंगे ये क्या है, एक्टिंग क्या है, मॉडलिंग क्या है। तो मैं भाग के तो नहीं आई थी, लेकिन मैं बिना परमिशन के आई थी। मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं मुंबई जा रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती थी, मैं वहाँ से पीओ की तैयारी कर रही थी। तो मेरी जो रूममेट थी, मैं पीजी में रहती थी, मेरी जो रूममेट थी वो एक्टिंग किया करती थी, एक्टिंग सीखती थी, वो जाकर रिहर्सल करती थी, थिएटर जाती थी। तो मैंने उसको देख के मैं सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, ट्राई करते हैं। फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के वहाँ से मुंबई आ गई, घर पे नहीं बताया। तो तुमने भी कुछ ऐसा तो नहीं किया कि पढ़ाई के नाम पे घर से पैसे लेती रही और मुंबई भाग के आ गई? नहीं, मुझे याद है आज भी, जब मेरे घर से पीजी के नाम पे हॉस्टल के पैसे, कोचिंग के पैसे मिला करते थे, तो मैंने सब पैसे सेविंग करके मुंबई आई। वहाँ से थोड़े पैसे बचा के बिना खाए पिए बहुत लंबी जर्नी है मेरी, बिना खाए पिए पोर्टफोलियो के पैसे बचाए, पोर्टफोलियो करवाया। और यहाँ पे रेंट बहुत महंगा होता है, बिना
पीजी में भी आपको रेंट इतना सस्ता मिलता नहीं, और छोटा सा घर, कभी आदत रही नहीं छोटे घर में रहने की, और यहाँ पे रहना पड़ा। तो जब मुंबई भागकर आ गए थे तो घर वालों को बताया था या कुछ टाइम के बाद पता चला? नहीं, 2-3 महीने तो नहीं बताए थे। 2-3 महीने तक बताया नहीं कि तुम मुंबई आ गई हो? नहीं। तुम्हें डर नहीं लगा कि जैसे मुंबई जैसे शहर पे जाती हो और इतना बड़ा शहर, कुछ भी हो सकता है? लगा था, बट मैंने सोचा था कि कुछ नहीं कर पाई अगर 2-3-4 महीने में, तो मैं वापस चली जाऊंगी दिल्ली और फिर जॉब की तैयारी करूंगी, फिर जॉब कर लूँ। मेरे पास ऑप्शन थे, तो मुझे थोड़ा डर नहीं लगा था। लेकिन फेस बहुत किए, बहुत कुछ फेस किए मैंने यहाँ पे। अच्छा। बिना पैसों का, जब मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। सीरियसली? हाँ, नहीं थे मेरे पास खाने के पैसे, क्योंकि जो भी पैसे बचते थे वो मैं अपनी पीजी का रेंट देती थी, और ऑटो रिक्शा उसके भी जो खर्चे चार्जेस होते थे, तो मुश्किल होता था मेरे लिए बचाना। फिर घर में झूठ बोल के मुझे पैसे लेना कभी नहीं आया। राइट। मैं सोचती थी नहीं, किसी चीज़ का बुरा फायदा मत उठाओ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे किसी चीज़ की कमी दी नहीं थी। तो मैं सोचती थी नहीं यार, झूठ नहीं बोल सकती घर में। तो बिना खाए पिए, मुझे याद है आज भी वो चीज़ें, जब मुझे बहुत भूख लगती थी तो मम्मी वो बिहार वाली ठिकुआ नहीं आती है, वो बना के बहुत छठ पूजा में दिया करती थी। तो मैं वो बचा के ना खा के पूरे दिन रह जाती थी। और थर्सडे का टाइम हुआ करता था जब पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, बताओ चलता है यहाँ पे। मैंने लंगर में भी खा के अपने पेट भरे। वर्सोवा? हाँ। गुरुद्वारा? तुम भी खाए हो क्या? मैं भी बहुत खाया। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने लंगर में खाया, उस टाइम जब मैं खाती थी एक एक निवाला, तो मैं सोचती थी कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे इतनी पावर देना कि मैं कुछ कर पाऊँ, अपने माँ बाप का नाम बना पाऊँ। बट ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। वो मैंने लंगर खा के पेट नहीं भरा है, वो उनका आशीर्वाद मिला है मुझे। राइट, वो तो एक तरह से प्रसाद। मैं मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद मिला है मुझे। लंगर का खाना नहीं होता, एक तरह से प्रसाद ही होता है। हाँ। बट हम जो जितने भी स्ट्रगलर है, संडे पहुंच जाते थे खाने के लिए। हाँ। कि भाई दोपहर का 60 रुपया तो बचेगा खाने का। बट याद है अमित, मुझे वो दिन याद आता है ना, अभी भी मैं सोचती हूँ कि वो मैं ही थी जो मैं लंगर में बैठ के खाती थी, इतना स्ट्रगल करती थी, और आज मैं मुंबई में अपने घर में रह रही हूँ। Right. अपने खरीदे हुए छत के नीचे। राइट। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कभी कभी कि मैंने इतना सब कुछ अकेले कैसे कर लिया। माय गॉड। ये चलो ठीक है, अभी तो बहुत अच्छे मुकाम पे हो, अच्छा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आने वाले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी लाइन अप पे हैं। लेकिन मुझे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जब तुम्हारे घर वालों ने सुना कि तुम मुंबई भागकर जा चुकी हो, मुंबई में रहती हो, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब लाइक ऐसा नहीं बोला कि अब तुम मेरी बेटी नहीं, निकलो अब हमारे घर से, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था? हुआ था जब 2-3 महीने बाद मुझे बताना पड़ा कि पापा मैं मुंबई आई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं सीरियल करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सीरियल टीवी पे देखें। तो पापा वाज लाइक कि ये क्या कह रही है। पापा ने उस टाइम फ़ोन चटक के मम्मा को दे दिया। मम्मी बोल रही थी कि ये क्या स्टेप उठाया तुमने अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये क्या किया। जब कुछ महीनों पापा ने पैसे देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसे, इस चीज़ों के लिए हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है, जो करना है पढ़ो लिखो, और जहाँ घूमना है घूमने के पैसे देंगे, पढ़ने के पैसे देंगे, बाकी चीज़ों के पैसे नहीं देंगे। अगर तुम मुंबई जा रहे हो हम पैसे नहीं देंगे, घर वालों ने मना कर दिया। फिर एक एपिसोडिक सीरियल्स आते थे उस जमाने, हमारे जमाने में CID वगैरह, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID। तो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए। अब उसमें क्या होती है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत आती है कि न्यू कमर्स के लिए, हर बार आप एक ही चेहरा नहीं आप रिपीट कर सकते। तो उसमें मैंने काफी सारे एपिसोड्स किए थे। तो जब मेरे घर वालों ने देखा, और मेरे कॉलोनी, मेरे जो मोहल्ले जहाँ मैं रहती हूँ बिहार में, तो वहाँ के सारे लोगों ने देखा, अरे तो सावधान इंडिया में आ रही है। मतलब वहाँ के लोगों के लिए सावधान इंडिया जैसे टीवी शोज में बहुत बड़ी चीज हो गई। तो मतलब सबने मेरी मम्मी को बोला, अरे आपकी बेटी टीवी पे आई थी। तो वो जो प्राउड मोमेंट होता है ना, मेरी फैमिली ने फील किया। और कई बार सावधान इंडिया रिपीट टेलीकास्ट एक ही राइट, हाँ, इससे भी ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग नेक्स्ट डे भी रिपीट होता था। तो मेरी फैमिली को सब सब बोलते थे, पापा अरे आपकी बेटी टीवी पे आ रही है। अब मेरे पापा के ऑफिस में भी, अरे आपकी बेटी तो टीवी पे आई है। तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुन के। फिर बाद में सब राजी हो गए, नॉर्मल हो गए। हाँ, जब माँ बाप राजी तो क्या करेगा, काजी भाई वाला हिसाब था। तो फिर पापा ने पैसे दिए कि तुमने खुद से मैनेज किया? फिर उसके बाद मुझे शो मिलने लगे थे। तो पापा, कभी ऐसा होता था कि हमारी लाइन में क्या होता है, आज आपके पास काम है तो आपके पास पैसे है,
काम नहीं है तो पैसे नहीं है। तो मेरे घर वालों का सपोर्ट हमेशा से रहा है, लेकिन 3 साल के बाद से सपोर्ट किया उन्होंने। माय गॉड। हाँ, मतलब मैं इस स्ट्रगल में बदनसीब मैं ही हूँ जो मैंने खुद से सब कुछ किया है। घर वाले लाइक ऐसे थे कि 1 साल तक नो बातचीत। हाँ, मेरे पापा ने मुझे कह दिया गया तू मेरा बेटा नहीं। ओह गॉड। और फिर उसके बाद मैंने भी जिद ठान लिया जा मैं नहीं आ रहा वापस। तो ऐसा सीन था। चलो कोई नहीं। और हम यहाँ पे क्या था ना, मैं कि मेरी फैमिली को मुझे बुलाना पड़ा मुंबई, क्योंकि जब मैं पीजी में रहती थी तो ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैंने फ्लैट रेंट पे लेना शुरू किया ना, तो होता था कि कभी मुझे अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलता था। फैमिली दिखाओ, अकेली लड़की है, अकेली लड़की क्या कर ले, सब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो ओनर्स देते नहीं थे अकेली लड़की को घर। तो मुझे अपने घर वालों को बुला के आना पड़ता था। कि एक बार तो क्या हुआ, जब मैंने पीजी से फर्स्ट टाइम एक फ्लैट लिया था वीरा देसाई में, मुझे याद है वो फ्लैट। हाँ, तुम आए तो थे उसमें। कितनी बार आया। हाँ, वो फ्लैट मेरी मुंबई का पहला फ्लैट था जब मैंने लिया था। तो वहाँ के ओनर्स ने मुझे बोला कि आज आप घर तो ले रहे हो, लेकिन मुझे 2 दिन में आपकी फैमिली चाहिए। मेरी फैमिली का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लगा था। फिर मैंने अपना सामान ऐसे घर में डाला, घर लॉक किया, नेक्स्ट डे मैं बिहार निकल गई। फिर अपने मॉम डैड को लेके आती हूँ मुंबई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उनको लेके आई, फिर ओनर से मिलवाया, ब्रोकर से मिलवाया। मतलब उस समय इतनी तकलीफ होती थी कि विदाउट फैमिली मेंबर्स नहीं आपको मिलता था, अच्छी सोसाइटी में घर नहीं मिलता अकेली लड़की को। नहीं, ओह माय, बट नहीं देते। आज के समय में तो आप सिंगल हो या कपल्स हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सबको फ्लैट मिल रहे हैं बिंदास। आज भी प्रॉब्लम होती है अच्छी सोसाइटी में। यस, आज भी प्रॉब्लम होती है। इतना इजी नहीं रह गया मुंबई में बैचलर्स को घर मिलना। एक बैचलर वाली सोसाइटी होती है, आप ले सकते हैं, लेकिन अच्छी सोसाइटी के लिए ना ओनर्स बहुत ऑब्जेक्शंस लगाते हैं। मुझे इस बात का शायद पता नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी स्टूडियो लिया मैंने स्टूडियो में ही रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता है। नहीं, बट अच्छा है तुम्हारा स्टूडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अनुष्का, मैंने एक बात सुना था कि तुम्हें कुछ ऐसा सवाल मत कर देना जिसका जवाब मैं सबके सामने ना दे पाऊँ। एक सीरियल था तुम्हारे लाइफ में जिसमें बहुत बवाल हुआ था और तुम्हारे पेमेंट रोक दिए गए थे, या तुम्हें दिया नहीं गया था, मिला नहीं था, ऐसा हुआ था कुछ? ये अभी 2 साल पहले मैंने एक शो किया था, मेरी सास भूत है, स्टार भारत पे। तो उसमें क्या हुआ था ना, मतलब स्टार्टिंग डेज से पेमेंट अच्छे मिल रहे थे मंथ से, लेकिन 7 डेज वो शो चले थे। आजकल टीवी सीरियल चलते कहाँ है, बंद हो जाते 6-7। टीआरपी नहीं आती तो बंद हो जाते हैं, बिकॉज इतने सारे ओटीटी आ गए ना कि कोई सीरियल देख भी नहीं रहा। टीवी सीरियल अब कोई नहीं देखता। आजकल तो गांव-गांव में औरतें इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो उस शो में क्या होता था, 7 मंथ शो चले थे। लास्ट के मंथ में कुछ शायद प्रोड्यूसर्स बहुत लॉस में थे, तो हम लोगों के पेमेंट कटे गए थे। ऐसा नहीं था नहीं दिए थे, बट काट छाट के दिए थे। लेकिन जिसके थ्रू मैंने किया था वो प्रोजेक्ट, जो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, है भी। तो वो गए थे मेरे साथ वहाँ पे, तो उन्होंने सब कॉम्प्रोमाइज करवाया था, वहाँ सब सेटल तोड़ फाड़ दिया क्या वहाँ पे जाके? घुसम घुसा नहीं, घुसम घुसा नहीं, ही इज अ वेरी जेंटलमैन। घुसम घुसा नहीं, बट समझाया। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब प्रोड्यूसर देने को तैयार नहीं है तो मुझे लगता है तुम जिसकी बात करी वो दबंग टाइप का दिखता भी है। 2-4 घूसे दे दे तो कोई भी पैसे निकाल देगा। नहीं, बहुत अच्छा बंदा है वो। ये वही सीरियल तो नहीं जिसके प्रोडक्शन हाउस वाले तुम्हारे घर पे पहुंच गए थे तुम्हें देखने के लिए? नहीं, ये मैंने लास्ट शो जो किया था ना लास्ट ईयर, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है LGTV पे। ओके। तो उसका मेरे घर पे पहुंचे थे, ये मतलब नहीं था बस मारा मारी करने पहुंचे थे। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब मैं वो शो कर रही थी GTV का, तो जनवरी मंथ में मुझे याद है मुझे चिकन पॉक्स लग गया था। और वो शो ऐसा था ना कि बहुत डे नाइट शिफ्ट चल रहा था, शादी का सीक्वेंस चल रहा था, मेरी शादी का सीक्वेंस चल रहा था। तो ज्वेलरीज बहुत हेवी पहनाते थे और 17-18 घंटे शूट करना बहुत भारी पड़ता था। तो मैंने एक दिन उनको बोला था कि मुझे रेस्ट चाहिए, तो इन लोगों ने दिए नहीं थे। तो हाँ, मुझे रेस्ट मांगा था, नहीं दिए थे। बट एक दिन मुझे क्या होता है, मैं रात को घर जाती हूँ और मुझे ना बहुत सारे रैशेज आते हैं हम गले पे। तो मैंने सोचा मुझे ज्वेलरी जो पहने थे उससे आए थे, लेकिन सुबह तक मुझे फीवर भी बहुत आई, 104 बुखार हो गया। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला आपको तो चिकन पॉक्स हो गया है। ओह माय गॉड। जब चिकन पॉक्स सुना ना मुझे तो लगा वो गॉड, गया मेरा 1-1.5 साल का करियर फिर से। क्योंकि चिकन पॉक्स में मेरे बहुत, हमारे यहाँ माता आती है कहते हैं, राइट, माता आती है। तो टॉप टू बॉटम में पूरी स्कार्स, पिंपल्स, बड़े बड़े फोड़े से भरी पड़ी थी। तो मैंने उनको बोला, प्रोडक्शन में बोला, रनिंग शो था, तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो बहाना कर रही हो। उन्होंने सोचा ऐसा, अच्छा। बोला नहीं, उन्होंने सोचा कि बहाना कर रही होगी, नहीं आना चाहती है। तो 3-4 लोग की टीम आती है घर पे,
और मैं 104 बुखार में ऐसे ब्लैंकेट के नीचे लेटी थी ऐसा। चिकन मेरी पॉक्स के हाँ साथ? मम्मी भी थी। हाँ। तो वो आते तो देखते कि नहीं प्रॉब्लम बंदी के साथ जेन्युइनली है, तो उन्होंने रातों रात रिप्लेस कर दिया था। ओ, हाँ ये प्रॉब्लम थी इसलिए वो घर आए थे। तो वो फिर सीरियल दोबारा नहीं मिला? नहीं वो दोबारा बंद ही हो गया सीरियल। जो बंद ही हो गया? हाँ बट मैं बहुत रोई थी कि एक तो इतनी मुश्किल से सीरियल मिलता है, ऑडिशन क्रैक करो, बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, उसके बाद भी ये चलते शो से चिकन पॉक्स लगना और निकलना मुश्किल था। हो, कोई ऐसा सीरियल जिसमें बहुत ही अच्छा नेगेटिव रोल किया था तुमने? हाँ वो शो था एक पहला नेगेटिव वो था रंजू की बेटियां, जिसमें मैं मेरे 3 महीने का ही कैमियो रोल था, लेकिन वो 3 महीने मतलब वैसा खेला है मैंने उस शो में ना, बहुत मजा आया। तुमको एक बात बताऊं, जब मैं तुम्हारी ये नेगेटिव रोल को देख रहा था ना रंजू की बेटियां में, हाँ और जब तुम मेरे साथ लड़ती थी फ्लैट में, पहले बंदी अपना ओरिजिनल रूप दिखा रही है। हेलो कुछ लड़ती नहीं थी, मुझे कभी लड़ना वड़ना नहीं आता किसी से। नहीं पता नहीं मैं नॉर्मल भी रहती हूँ तो लोगों को लगता है मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बट नहीं मुझे कभी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं अभी दिखाऊं एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या होता है? अभी 2-4 ऐसे सवाल पूछूंगा, अभी तुम्हारा एटीट्यूड सामने आ हाँ, जाएगा। इतनी यही बेइज्जती करने तुमने बुलाया मुझे आज। यूँ तो सौभाग्य है कि हम लोग 2 दोस्त बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। टचवुड बहुत टाइम बाद मिले हैं और अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास सवाल बहुत है तुमसे पूछने के लिए, हाँ? लेकिन इस पॉडकास्ट के साथ पूछ नहीं सकूंगा मैं। पूछ लो। अगर पूछने बैठूं ना तुम कहोगे भट बंद करो ये पॉडकास्ट, मैं नहीं दे पूछ रही लो, मैं जवाब। तो खुली किताब हूँ लोगों के लिए, सीरियसली। अनुष्का, तुम आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी हो। तुमने 5-6 सीरियल कर रखे हैं, एक अच्छे लेवल पे हो, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हारे वो स्टार्टिंग के दिन देखे थे और आज के दिन देखे हैं, ठीक है। आज तुम्हारे पास खुद का फ्लैट है, खुद की गाड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने कुछ 8-10 साल में इतना कुछ हासिल कर लेना, वो भी मुंबई जैसे शहर में खुद का फ्लैट खरीद लेना। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा, मैं और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? तुमने कैसे स्ट्रगल किया और क्या क्या फेस किया है? मुझे वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्ट्रगल के दिन याद करूँ तो अमित, पता है मुझे आज भी रोना आ जाता है। मैं आज लोकल ट्रेन से लेके पब्लिक बस के सफ़र से लेके आज अपनी गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। पता है अगर मैं वो चीज़ें सबके सामने ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू बताऊँ तो बता सकते हो, यहाँ ऑडियंस यही सुनने के लिए बैठा है कि तुमने स्ट्रगल कैसे किया। मतलब तुम मुझे रुला के ही भेजोगे यहाँ से। नहीं देखो, अब जैसे अगर तुम अपना स्ट्रगल बताओगे ना, तो जो तुमसे बहुत सारी लड़कियां कनेक्ट हो पाएंगी और वो भी सोचेंगे कि अरे बाप रे इतना स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्योंकि देखो, एक लड़के के लिए कॉम्प्रो जैसी चीज़ें नहीं आती है लाइफ में। Right. लड़कियों को हर जगह गंदी नज़रों से देखा जाता है। कॉम्प्रो जैसे सिचुएशन को बोला जाता है कि अगर हम आपको काम दे देंगे हमारा क्या फ़ायदा, आप हमारे साथ कॉम्प्रो करोगे। तो मुझे पता है कि तुमने ये सारी चीज़ें फेस करी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के बताओ कि क्या क्या फेस किया तुमने और क्या ऐसा मेहनत करने के बाद तुम इस मुकाम तक पहुँची हो। मैं मुंबई आने से पहले अमित ऐसी लाइफ जी रही थी ना कि एक परियों की कहानी नहीं होती है, मैं परियों जैसी लाइफ जी रही थी। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी, और बहुत जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में चाहिए मुझे मिलता था। जो पढ़ना है पढ़ो, जो खाना है खाओ, जहाँ घूमना है घूमो। बट मुंबई आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो ऐसा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलो तभी मुंबई आना। मैं ये चीज़ें अपने ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना तभी मुंबई आने का डिसीजन लेना, अदरवाइज नहीं। मुंबई सबके लिए नहीं बनी है। मुंबई को माया नगरी बोलते हैं। मतलब अगर आप वीक हो, इमोशनल हो, हाँ, तो मुंबई मत आना, क्योंकि मुंबई ऐसे इमोशनल और वीक लोगों के लिए नहीं है। लोग आपको ऐसे पायदान बना के निकल जाएंगे और उस पर चढ़ के निकल जाएंगे। ऐसी है मुंबई। मुंबई ऐसी नहीं है, यहाँ के लोग वैसे चालाक चतुर। तो मुंबई तो बहुत प्यारी जगह है और मुंबई ऐसी है, माया नगरी बोलते हैं मुंबई को, और मुंबई सबको अपना बना लेती है। एक बार आप मुंबई आ जाओ, अच्छे से काम किया तो मुंबई अपना बना लेती है। मुझे याद है वो दिन अमित, जब मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे मुंबई जाना है, और मैं अपनी फैमिली में नहीं बताना चाहती थी कि मुझे पता था कि मेरी फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं किया मुझे 2-3 साल। क्योंकि हम लोग जिस जगह से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ के लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बच्चे को मॉडल और एक्टर बनने के लिए भेजें। राइट। मुझे याद है जब मैं मुंबई आ रही थी, जब मैंने डिसाइड किया मुंबई आने का, तो मुझे टिकट नहीं मिल रही थी मुंबई की।
जनरल बॉगी होती है ना, नॉर्मल जनरल क्या बॉगी बात जहाँ है? पे लेबर क्लास के लोग ट्रैवल हाँ, हाँ, करते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। मैं उनके बीच बैठ के आई हूँ विदाउट टिकट? विदाउट टिकट। सीरियसली? यू नो मुंबई जैसे शहर में आना, और मैंने ऑनलाइन निकाला था हाउ टू स्टे इन मुंबई, हाउ टू बुक हाउस इन मुंबई। तो और मुंबई में सबसे पहली बात है, बिना ब्रोकर का ना आपको कोई घर मिलेगा, ना आपको कोई फ्लैट मिलेगा। आपको पीजी के लिए भी ब्रोकर को ही कांटेक्ट करना वो पड़ेगा। ब्रोकरेज देना पड़ता है अलग से, वो अलग राइट। मसला है। एक और यहाँ पे एक टफ चीज़ ये है कि आपको 1 महीने का रेंट ब्रोकर को देना होता Oh है। my 1 God. महीने का Yes, रेंट yes, आपको yes. पीजी और फ्लैट में देना होता है। तो मैं आई और मैंने सर्च किया ऑनलाइन, मैंने ब्रोकर का नंबर निकाला, और वो ब्रोकर भी एक्टर था। मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे थे रेंट भरने के। तो 1 महीना तो जिस दिन ब्रोकर ने मुझे पीजी में ड्रॉप किया, उस टाइम ही उसने पैसे ले लिए। बस पैसे नहीं बचे। फिर वो बंदा एक्टर था, तो मैंने उसको बोला था कि तुम मेरी अगर कुछ हेल्प कर सकते हो, मुझे प्रोडक्शन हाउस दिखा सकते Obviously. हो, तो मुझे दिखाना। तो मुझे लेके गया बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में। प्रोडक्शन हाउस में मुझे इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने अपनी प्रोफाइल छोड़ी। उस टाइम मुझे एक्टिंग भी बहुत अच्छी आती नहीं थी, बहुत स्टार्टिंग करियर था। तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, जो भी पैसे बचते थे मैं पीजी का रेंट देती थी और ऑटो का भाड़ा बचा के रखती थी। ऑटो भी मीटर से चलता था। ये मुंबई में ही है, दिल्ली में मैंने नहीं देखा ये मीटर से चलने वाला राइट, वहाँ सिस्टम। पे पहले ही बात कर लेते कितना देना है, कितना। हाँ, तो ये मुंबई में मीटर से चलता था ऑटो, तो उसके लिए पैसे बचाती थी। मम्मी ने जो ठकुआ जो देती थी ना बना के, तो उसको ही रखा, उसको ही खाया पिया दिन में, और स्ट्रगल करती थी। और जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं लंगर में खाना खाती थी। और जब लंगर में खाती थी ना, तो यारी रोड में, यू नो यारी रोड में एक गुरुद्वारा था। मैं अपने गुरुजी से बहुत प्रे करती थी कि मैं यहाँ खाना खा रही हूँ ना, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं कुछ कर पाऊँ, अगर मुंबई से जाऊँ तो मैं कुछ कर पाऊँ। अनुष्का, मैंने सुना है कि तुम किसी सीरियल से बिना बताए भाग गई थी, और वो सीरियल वालों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। भाग गई थी? हाँ, भागी नहीं थी। फिर? एक्चुअली क्या बात थी उस टाइम, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जी टीवी का शो कर रही थी, हमारी वाली गुड न्यूज़, पहला डेली सोप था मेरा वो। और उस शो में मेरे डेट्स लगते थे 15 डेज इन अ मंथ। ओके। तो और मेरे उसी बीच में मेरे भाई की शादी फिक्स होती है, और मेरा इकलौता भाई, एक ही भाई है मेरे पूरे खानदान का इकलौता भाई। तो मुझे ना ये लोग छुट्टी नहीं दे रहे थे, और मेरे डेज ना बीच बीच में 4 महीने बाद ना कभी 10 दिन लगते थे, कभी 12 दिन लगते थे। तो मैंने इनसे बोला कि भाई मुझे घर जाने की छुट्टी चाहिए, 1 वीक की छुट्टी चाहिए, मेरे अपने भाई की शादी है और मुझे जाना है। तो इन लोगों ने बोला नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं समझे ये लोग उस टाइम। और तुम्हें पता है, मैंने अपने भाई की हल्दी, मेहंदी और संगीत सब मिस किए। और उस डेट में मैं घर बैठी थी, और इन लोगों ने मेरा सीन भी नहीं लगाया था, मेरे डेज नहीं लगाए थे, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। मुझे जाने की परमिशन भी नहीं दी, और मेरे डेज भी नहीं लगाए। तो मैंने इनको क्या किया, मैंने सोचा ये भी शादी के दिन भी मुझे अटका देंगे, और मैं अपने भाई की शादी नहीं देख पाऊंगी, इससे बड़ी बुरी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो मैंने क्या किया इनको, मैंने रात में एक मेल डाला, दैट आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दिस डेट, आई एम गोइंग फॉर माई ब्रदर वेडिंग। सो और मैंने मेल चिपका दिया विदाउट एनी परमिशन। मैंने टिकट करी अपनी, और मैं बिहार चली गई। ये तो लेकिन बहुत गलत और मुझे वहां से आने के बाद मुझे पता चला ये शोज भी बंद हो रहा है, और मेरे डेट्स भी नहीं लगने थे। तो अच्छा, मुझे उसके बाद डेट लगे भी नहीं थे तुम्हारे? नहीं लगे डेट्स, और मुझे ये लोग जाने की परमिशन भी नहीं दे रहे थे। तब मुझे कुछ भी गिल्ट फील नहीं हुआ कि अरे मैं शो छोड़ के गई। तब तो अच्छा हुआ, तुम इधर कुछ होता भी नहीं, और तुम बट शादी मुझे आज भी इस बात का गिल्ट है ना कि मैंने अपने भाई की संगीत नहीं देखी। ये प्रॉब्लम। बट नहीं अनुष्का, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है कि अगर शो चल रहे होते हैं या फिल्म चल रहा होता है, तो कई बार तो लोग किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, उसमें भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये फिल्म लाइन है ही वैसा। बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको पता है कि आपके डेट्स महीने में 15 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, और इनको पता है क्या होता है, हमारे अगर मंथ में 15 दिन भी लगते हैं ना, तो ये आपको बता के नहीं रखते। 15 दिन आप शूट कर रहे हो, लेकिन बाकी के 15 दिन आप घर बैठे हो, आपको ही नहीं पता कि आप घर बैठने वाले हो। राइट। इनको भी नहीं पता होता है, बिकॉज स्टोरी ऊपर नीचे होती रहती है। स्टोरी कट टू कट आती है, एक दिन पहले आती है। लेकिन किसी केस में इनको समझना चाहिए, प्रोडक्शन वालों की गलती नहीं समझते। हाँ, बिल्कुल नहीं समझते। नहीं, एक्चुअली मैं एज ए मेकर जो काम करता हूँ ना, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि जो राइटर होते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है कि वो आगे क्या लिखने वाला है। और किसके ऊपर टीआरपी, अगर किसी मेन प्राइम कैरेक्टर के ऊपर अगर टीआरपी आ रही है ना, तो वो फिर दूसरे के ऊपर कुछ लिखना बंद कर देते हैं। तो हो सकता है इस वजह से जो है किसी के सीन्स बहुत ज्यादा लंबे चल गए होंगे, इसलिए तुम्हारे सीन्स लगे नहीं होंगे। नहीं लगे थे। अच्छा हो गया, तुमने शादी भी मिस नहीं करी और इधर सीन्स भी नहीं लगे, तो कुछ गलत नहीं था। अच्छा, ये ऑन स्क्रीन नेगेटिव रोल को प्ले करना ज्यादा इजी होता है कि पॉजिटिव कैरेक्टर, इमोशनल कैरेक्टर को प्ले करना ज्यादा इजी होता है?
सी इजी तो कुछ नहीं होता है, बट नेगेटिव में आपको बहुत खेलने मिलता है, और पॉजिटिव में क्या होता है, आपको रोना धोना बहुत सारे सीन्स होते हैं, इमोशंस बहुत लाने इमोशंस होते हैं। हाँ। और कुछ फेसेस ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव दिखते हैं, और उन पे अगर आप जैसे कि तुम्हारा ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था या मजाक था? मजाक था। तो कुछ फेस ऐसे होते हैं ना, बहुत इनोसेंट होते हैं, अगर आप उनको बोलोगे नेगेटिव प्ले करो तो उनके फेस पे अच्छा नहीं लगता है। और मेरा क्या है ना, मैं वो दोनों प्ले कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव भी प्ले कर सकती हूँ, मैं नेगेटिव भी प्ले कर सकती हूँ, तो मैंने अपना काम 100% दिया था। किसी सीरियल में पॉजिटिव प्ले करते करते आंसू टपकाए हैं बिना हाँ, ये मेरा लास्ट शो था ZTV का, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। उसमें इमोशनल कैरेक्टर थे? मैं मुझ पे बहुत अत्याचार हुआ है शो में, मेरी माँ बहुत अत्याचार करती है शो में। हाँ, तो तुम्हें ग्लिसरीन लगाने पड़ते थे आंसू के लिए कि नेचुरल? नहीं, किसी सीन में ग्लिस लगाने पड़ते थे, हाँ। किसी सीन में नहीं लगाने पड़ते थे, वो ऑटोमेटिकली रो देती थी मैं। रियली? हाँ, वाह, मतलब मैक्सिमम जो एक्टर्स है वो ग्लिसरीन यूज करते हैं आंसू को लाने के लिए। हाँ, बट अब एक्टिंग करते करते आदत हो जाती है ना, है ना? तो हाँ। मुझे लगता है ये आंसू गिराना ये बहुत टफ होता है, आई थिंक उस मूड में जाना। नहीं, अगर आप अपने कैरेक्टर को उस जोन में ले गए, फील कर लिया कि हाँ ये मेरे साथ रियल में चल रहा है, नॉट रियल में चल रहा है, तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं आंसू। ऑब्वियसली, क्योंकि बिना फील के हम रो नहीं सकते। हाँ, एग्जैक्टली। हम बिना फील के एक बार के लिए हंस जरूर सकते हैं, लेकिन बिना फील के हम रो नहीं सकते हैं। हाँ। जब तक आपका दिल नहीं दुखता है ना, हाँ। तब तक आंसू आंखों से निकलते नहीं है, राइट। क्योंकि ये कीमती आंसू होते हैं। ट्रू। एक फिल्म में आपको सूफी गर्ल का नाम दिया गया था, ये सूफी गर्ल के पीछे कारण क्या था? हाँ, मैं जब मुंबई आई थी ना, तो 3 साल के बाद मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं सीधा फिल्म? हाँ, बहुत नई भी थी और मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये। ओह माय गॉड। हाँ, मैं बहुत नई भी थी और मुझे एक फिल्म ऑफर हुई, मैंने साइन किया, और मुझे लकीली राहत फतेह अली खान जी उस मूवी में गाना गाते हैं, और मैं उनके गाने पे परफॉर्म करती हूँ। ओह वाह। यू नो, वन ऑफ द लेजेंड सिंगर। तो वो सॉन्ग था सूफी सॉन्ग। मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, लोग देख सकते हैं उसको। हाँ। वो सॉन्ग था सूफी सॉन्ग। हाँ। और मैंने परफॉर्म किया था, मूवी बहुत अच्छी थी। ओह, तो उसमें तो पैसे बहुत मिले होंगे? हाँ, पैसे मिले थे, बट खर्च हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। तो कहीं ये जो हाथ में डायमंड रिंग पहन रखा है उसी के पैसे के तो नहीं है? नहीं, ये जब मैं शो कर रही थी, मेरी सास भूत है और मेरे 2 महीने के पेमेंट आए थे। हाँ। तो मैंने जाके इस सॉलिटायर ये किया था। ओरिजिनल है? यस। तो ये सीरियल के 2 महीने के पैसे में एक डायमंड आ जाता है? हाँ, ये इतनी बड़ी? हाँ। कितनी की है ये? ये 6.5 लाख, ये मैंने तनिष्क से लिया था। तो आपने 2 महीने के पेमेंट में 6.5 लाख का ये डायमंड लिया था? क्योंकि मुझे अपने आप को गिफ्ट करना था। मतलब नहीं, मैं वो नहीं, ठीक है गिफ्ट करो, अच्छी बात है। इतने पैसे मिलते हैं सीरियल में? सीरियल में अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बट आपकी जो लाइफ होती है ना, वो स्टक हो जाती है। आपको ना घूमने मिलेगा, ना कहीं छुट्टियों पे जा सकते हो आप। अगर आप सीरियल साइन करते हो तो आप भूल जाओ छुट्टी क्या होती है। मेरे बहुत ही बड़ी एक एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैं शो कर रहा था, तो उनके सेट पे था, तो उन्होंने कहा था, अमित ये जो एक्टिंग है ना, एक च्युइंगम की तरह है, इसको स्टार्टिंग में चबाने में ना बड़ा मजा आता है, उसके बाद ना थूकने बनता है ना निगलने बनता है। हाँ। ये मतलब आप लोगों की लाइफ ऐसे स्टक हो जाती है कि सुबह पहुंचा, रात को पैकअप हुआ, फिर घर पे गए, सोए भी नहीं और फिर वापस आ गए। नहीं, ये होती है हमें बहुत स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, और बिकॉज एक्टर की जर्नी, एक्टर की लाइफ, हम जो सोचते हैं टीवी पे दिख रहे हैं, बट बैक ऑफ द कैमरा ना हमारी लाइफ बहुत टफ होती है। तो कितने मतलब डेली शो चल रहे थे, डेली शूट चल रहे थे आपके, डेली सीन्स लग रहे थे, तो घर जाने के बाद कितने घंटे का समय मिलता था सोने होने के लिए? घर तो सिर्फ एक सोने की जगह होती है। हाँ। जब एक्टर एक शो करता है ना, एक सीरियल करता है, तो घर सिर्फ एक सोने की जगह होती है। हाँ। सुबह उठो, आपको कॉल टाइम आता है सुबह 6:30 का, 7:30, 8 जो भी है, बट बिफोर 10 आ जाता है कॉल टाइम। और रात के 12 घंटे के बाद आप बस पैकअप होने का इंतजार करो। किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा स्केड्यूल टाइट चल रहा है, शादी के सीक्वेंस चल रहे हैं, तो आपको 17 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे ऐसे काम करने होते हैं। ऐसे में तो फिर 2-4 घंटे भी नहीं मिलते होंगे सोने नहीं बचते, बहुत हालत बंधुआ मजदूर जैसी हो जाती है। मतलब ये सच में ये कहावत है ना कि दूर का ढोलक सुहाना लगता है। हाँ। लोगों को लगता है कि ये फिल्मी दुनिया, सीरियल बहुत अच्छा है, और बहुत मजा आता होगा। लड़कियों के साथ तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्किन की बैंड बच जाती है। कभी अगर आपका आउटडोर शूट हुआ, धूप में शूट हुआ, तो गए आप पूरे टैन हो जाते हो। लेकिन स्क्रीन पे अगर आपको अच्छा दिखना है तो मेंटेन तो करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, लड़कों के साथ वैसा प्रॉब्लम नहीं। लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ बहुत होता है, क्योंकि लड़कियों को ग्लैमर दिखाना होता है।
मतलब जो हम सोचते हैं कि वाह यार ये टीवी पे आ रही है, सीरियल कर रही है, फिल्म कर रही है, इसकी लाइफ बहुत वाह होगी, एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। होती है जब छुट्टी मिलती है आपको। अच्छा, फिर जब बहुत पैसे कमा के बैठ जाते हैं तो फिर एंजॉय कर। छुट्टी मिलती है तो फिर पैसे से चले मुझे जाओ। याद आया कि तुम आजकल बहुत आउट ऑफ कंट्री का टूर मार रही हो। यस। तो ये सारे वही पैसे हैं जो तुमने बचा के रखे हैं। हाँ, चिकन पॉक्स के बाद मैंने घूमना स्टार्ट किया है, क्योंकि 4-5 साल मैंने अपने करियर में ऐसी थी ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता था। ओके। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ, और मुझे घूमना बहुत पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग। मुझे टाइम नहीं मिलता था। चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद मैंने सोचा नहीं, थोड़ा टाइम देती हूँ अपने आप को, अपनी कंपनी के साथ घूमने जाती हूँ। इतना टाइम दिया कि करीब तुमने 8-10 कंट्री घूम लिए। हाँ, एंड बॉस, और मेरा सपना था मैं पेरिस जाऊँ, स्विट्जरलैंड जाऊँ। एंड जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं सोचती थी मैं स्विट्जरलैंड जाऊँगी हनीमून पे। तुम इतना जो घूमती हो ना, स्विट्जरलैंड, पेरिस, मिलान, रोम, बाप रे बाप, मैं पूरा लिस्ट बना रखा है तुम्हारे इंस्टाग्राम के पोस्ट को देख के। तो मैं सोचता था कि इस बंदे के पास इतने पैसे आते कहाँ हैं, लेकिन जब तुमने अभी बताया ना कि सॉलिटेयर्स जो तुमने डायमंड खरीदे 2 महीने के सैलरी से, वो भी सीरियल के पेमेंट से, अब मैं समझ सकता हूँ जो तुमने इतना काम किया ना, ये सारे पैसे। लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सोचा कि तुम इतने पैसे बर्बाद कर रही हो, बचाना चाहिए इसके? नहीं, मैं लाइफ जी रही हूँ, मैं लाइफ जी रही हूँ। पैसे बहुत कमा लोगे, बट ये जो टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा। और ये जो हम आज यंग है, ये भी वापस नहीं आएगा। एक बार बूढ़े हो जाएंगे तो कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सब स्टार्ट हो जाता है, फिर नहीं मौका मिलता है घूमने का। आज हम अपने घर में मम्मीज को देखते हैं, पापा को देखते हैं, तो नहीं, उन्होंने लाइफ नहीं जी है। मैं आज फॉरेन सिटी घूम के आई हूँ, तो मैंने कहा, मैंने देखा, मैं दुनिया देख रही हूँ। मेरी फैमिलीज ने नहीं देखी। मेरी फैमिली स्टार्टिंग से पैसा कमाने में, अपनी फैमिली सेटल करने में, इसमें लग गई। उसका मैं तो अपने स्टूडियो को स्टेबल करने में, आगे बढ़ने में लगा रहा। मैं कभी आउट ऑफ कंट्री नहीं गया हूँ, इनफैक्ट दुबई तक नहीं गया हूँ, ठीक है। तुमने इतने सारे कंट्री जो मैंने लिस्ट बना रखा है, सबसे बेहतरीन और अच्छी कंट्री कौन सी थी जहाँ पे तुम चाहो अपने आप को शिफ्ट करना या वहाँ पे कभी रहना चाहो, तो कौन सी कंट्री है? पेरिस। पेरिस, यस। मतलब एज यूजुअल जो सब बोलते हैं कि पेरिस इज लाइक हेवन। बट मैं टेम्पररी घूमने जाना चाहती हूँ सैंटोरिनी। ओके, क्यों, क्या खास बात है वहाँ पे? बहुत सुंदर है, जन्नत है, तुम जाओ एक बार। मतलब ऐसा क्या है जन्नत? वही धरती होगी, वही पानी, समुंदर? नहीं, बहुत सुंदर है, मतलब पीस है। एक्चुअली तुम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, तो गो टू सैंटोरिनी। Really? बहुत सुंदर जगह है। तुम ही लेके चलो। ब्यूटीफुल। मैं इतने पैसे स्टूडियो में नहीं बचते कि मैं ऐसे ऐसे कंट्री में जाके घूमूं। कुछ भी, कहाँ बचा के जाओगे पैसे? जाओ फॉरेन सिटी घूमो। अभी अकेला हो ना, तो जाने का भी कोई रीजन नहीं बनता। आप अनुष्का, आज तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि हाँ, अब वो हर चीज़ तुम्हारे पास है जो तुम्हें चाहिए थी, ठीक है। अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और ऑफ कोर्स तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा। लेकिन मैं उस दिन को याद करके बहुत उदास हो जाता हूँ जब तुम सुसाइड करने के लिए जुहू बीच जा चुकी थी। क्या हुआ था उस दिन? यार देखो, एक टाइम था मेरे पास जब काम नहीं था, पैसे नहीं थे, और मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था कि जो मुझे रातों रात लॉन्च कर देवे। तो जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई आई थी तो मैं एक पीजी में गई थी रहने के लिए, और जहाँ 3 BHK का फ्लैट था, एक में ओनर रहते थे और 2 रूम में 3 लड़कियाँ रहती थी। और वो लड़कियों का ऐसा सीन था ना कि मैं जब ऑडिशन देने जाती थी, मेरे कपड़े चोरी कर लेते थे वो लड़कियाँ। Oh my God. और जब कुछ बोलो तो दबा दिया जाता था मुझे कि अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा दूंगी। और एक ही वॉशरूम, इतने सारे 6 लड़कियां, एक ही वॉशरूम, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था। लेकिन जब आप मुंबई आते हो आप स्ट्रगल करने के लिए, तो हाइजीनिक की बात तो भूल ही जाओ बिल्कुल। राइट। तो मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे। एक बार मैं जुहू चौपाटी बैठी थी और मैं लहरों को देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं अपने घर पे पैसे नहीं मांग सकती। और कुछ काम मुझे ऑफर भी हुए थे, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कुछ डिमांड्स थे जो मेरे बस की बात नहीं थी पूरी करना। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं एक बिहार से आई बंदी, और मेरे किस टाइप की डिमांड? पैसे या कॉम्प्रो? इंडस्ट्री है, कॉम्प्रो की बातें करते हैं, जो छोटे लेवल पे जो अब कास्टिंग काउच से मिलते हैं, कास्टिंग वाले से मिलते हैं, तो वो डिमांड तो बहुत सब फेस करते हैं। मैंने भी फेस किया है, ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं सकती कि मैंने नहीं फेस किया, मैंने फेस किया है। लेकिन मेरे पास ऐसा कंडीशन आए थे कि हाँ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको सीरियल मिल तो जाएगा। मैंने ऑडिशन भी दिया और एक्टिंग भी सबको पसंद आई। फिर भी मेरे अच्छे ऑडिशन के बावजूद भी मुझे काम ऑफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको कंडीशन थी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब हम आपको लॉक करेंगे। और ये इतनी बड़ी बात एक बिहार
बिहार से आई हुई लड़की के लिए तो बहुत। मैं बिहार से थी और मेरे खून में नहीं है, मैं पैसों के लिए सो नहीं सकती। मैं जिस फैमिली से आती हूँ मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मैं जिस शहर से आती हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं सोच सकती। मेरे बिहार की बदनामी हो जाएगी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैं जुहू चौपाटी गई और मैं सोच रही थी या तो आज भगवान मौत दे दो या कुछ अच्छा काम दे दो। मैंने भगवान से बोला और मैं ख़त्म ही करने वाली थी अपने आप को। मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी। वो दिन था जब मेरे गूज़बम्स आ जाते, मेरी रूह कांप जाती है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। फिर वहाँ से फिर आगे क्या हुआ? फिर जब मैं अब वापस घर आई, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जब सुसाइड के बारे में सोचा, मेरे पापा के चेहरे, मेरी मम्मी के चेहरे मेरे सामने आ गए कि इस दिन के लिए पैदा किया था उन्होंने मुझे। तो मैं वापस अपने रूम में आई और फिर मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे एक कॉल आता है कि आपकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी है, आप हमारे शो के लिए लॉक हो रहे हो। कौन सी सीरियल थी वो? ZTV, हमारी वाली गुड न्यूज़। ये आपकी पहली सीरियल थी? हाँ। ओह। तो वो दिन आज भी मुझे याद है कि अच्छा था। वहाँ से मेरा करियर शुरू होता है। उससे पहले मैं कांप जाती हूँ क्योंकि ऐसी स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। तो ये शो करने के बाद फिर आपको कभी किसी ने फिर ऑफर किया? नहीं, क्योंकि मैंने शो में इतना 100% दिया ना कि मेरी एक्टिंग निकल के आई। फिर उसके बाद मैं उस लेवल पे गई ही नहीं जहाँ लोग कॉम्प्रोमाइज़ की बातें करते हैं। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों से मिली हूँ जो सिर्फ जेन्युइनली काम देते हैं, नीट एंड क्लीन वर्क होता है। और उसके बाद मैंने जितने भी काम किए हैं, मुझे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ऑफर नहीं। मतलब अगर आर्टिस्ट के अंदर एक्टिंग में दम है, हाँ, तो उसको कॉम्प्रो की जैसी सिचुएशन को फेस नहीं करना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नीट एंड क्लीन वर्क काम मिल सकता है, ऐसा नहीं बोलते कि हाँ बिना कॉम्प्रोमाइज़ का आपको काम नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बट नहीं, मैंने किए हैं और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है तो कोई मार नहीं सकता आपको। करेक्ट। कोई आपको दबा नहीं सकता। वो एक दिन आप उभर के आओगे कैमरे के सामने। कैमरा ऐसी चीज है ना कि वो आपको पकड़ के लाएगा। ट्रू। मतलब अगर किसी आर्टिस्ट को अगर एक्टिंग में अपना अच्छा मुकाम बनाना है तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, लुक पे काम करना है, मेंटेन रहना है खुद को। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि कॉम्प्रो कर लो काम मिल जाता है, तो क्या उनकी किस्मत बन जाती है उसके बाद? नहीं, मैंने देखे हैं। मुंबई में एक महाडा है, फोर बंगलो के पास महाडा जैसी जगह है, मैंने देखे हैं। डैशिंग से लड़के, हैंडसम हंक सब घूम रहे हैं। लड़कों के लिए तो इंडस्ट्री शायद मुझे लगता है बनी ही नहीं है। लड़कों को काम मिलता ही नहीं है, बहुत स्ट्रगल, बहुत रेयर। लड़कों को काम, बहुत सारे लड़के मैंने देखे जो आए और गए। लॉकडाउन टाइम आया था तो बहुत सारे लड़के चले गए। और लड़कियां जो मेरा भी एक टाइम था जब मैं शॉर्ट मिनी ड्रेस पहन के, हाई हील्स पहन के जाती थी ऑडिशन देने, सबसे मिलती थी, मीटिंग करती थी, बट कुछ नहीं होता उससे। हाँ। और एक बिहार से आई हुई लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है शॉर्ट ड्रेसेस पहन के इतने भाई में। मैं बताऊं, मेरे पैर दर्द हो जाते थे, मुझे पैर में छाले आ जाते थे। कभी हील्स पहनने की आदत रही नहीं। मुंबई जैसे शहर में आके मुझे छोटे ड्रेस पहनने पड़े, मुझे हील्स पहनने पड़े और इतना वॉक करना पड़ा क्योंकि ऑटो के पैसे भी तो बचाने थे। तो बहुत चीज ऐसी बहुत टफ हो जाता है। मैंने बहुत अच्छी लड़कियों को देखे अमित कि वो लोग आते हैं टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉम्प्रोमाइज करके सोचती है कि बहुत आगे लेवल पे पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं होता। कुछ लोग यूज करके छोड़ देते। यूज एंड थ्रो है यहाँ पे लोगों के लिए। लड़कियां लाइक यूज एंड थ्रो। राइट। अगर आपके पास दिमाग है, आपको काम निकालना आता है, तो ही आप मुंबई में टिक पाओगे, अदरवाइज आप यूज होके रह जाओगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो आपके पास बहुत दिमाग है? नहीं, मैं बिहार से हूँ, मुझे प्राउड है बिहार पे कि मैं बिहार से हूँ, तो मेरे पास दिमाग बहुत है। लेकिन मैं मानता हूँ अनुष्का श्रीवास्तव, राइट? यस, लाला लोगों के पास दिमाग बहुत होता है। हमारे यहाँ जब पैदा होते हैं ना बच्चे, तो पेन पकड़ाया जाता है। सीरियसली? हाँ, उनको किताबी बुद्धि बहुत होती है, दिमागी बुद्धि भी बहुत होती है। ओह, ये सच में ऐसा होता है? हाँ, जिस कास्ट में मैं पैदा हुई हूँ उसमें बुद्धि लेके पैदा होते हैं। ओह, और पैदा होते ही पहले पेन थमा दिया जाता है? हाँ, पैदा होते ही पेन थमाया जाता है। मतलब मुझे लगता है सारे कास्ट वालों को यही करना चाहिए। पैदा होते ही बच्चे को पेन, वैसे भी बच्चे मुट्ठी बंद करके पैदा होते हैं, पेन इसमें घुसार दो, ऐसे पकड़ लेगा वो। यार उसका फिर इतनी अच्छी फेस लुक है, अच्छा मेंटेन कर रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा सीरियल भी कर लिया। साउथ की फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती हो? बस यही तो रोना है यार। क्या? यही रोना है कि
मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं साउथ की इंडस्ट्री ट्राई करूं, और मैंने ट्राई किया। मैंने वहां भी अपनी किस्मत आजमाई है। फिर लेकिन साउथ की इंडस्ट्री ऐसी है ना, मैं यहाँ तो तुम्हें बॉलीवुड में टीवी सीरियल में काम मिल जाएगा बिना कॉम्प्रोमाइज का, ठीक है, लेकिन साउथ की इंडस्ट्री बिना कॉम्प्रोमाइज के तुम्हें खड़ा नहीं करेंगे। वहां पे ऑडिशन भी दोगे ना तुम्हें, तो बोलेंगे तुम कॉम्प्रोमाइज करो, फिर ऑडिशन की जगह तुम्हें पहुंचाएंगे वो। ओपनली बात करते हैं। ओपनली बात करते हैं। कुछ मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं कि हम साउथ की कास्टिंग कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो? तो आई सेड यस, आई एम इंटरेस्टेड। तो बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता है ना? मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है, बताओ कि किसके साथ कॉम्प्रोमाइज है। तो उसने पहले बोला कि एक तो पहले मेरे साथ है, फिर डायरेक्टर के साथ, फिर प्रोड्यूसर के साथ। ओह माय गॉड। आई वाज लाइक कि मैं हंसूं या रोऊं इस बंदे पे। मतलब मुझे लगता है ये साउथ में लोगों के पास टैलेंट की कदर नहीं है, जिस्म की कदर है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि साउथ में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। और कोई बंदी आके मुझसे बोले ना कि हाँ मैंने बिना कॉम्प्रोमाइज का काम किया है, तो मेरा सर तुम्हारा जूता। मैं तुम्हें दिला सकता हूँ बिना कॉम्प्रो का काम। दिला के दिखा दो। देखो अनुष्का, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, ठीक है। और हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हर काम में कॉम्प्रो ही इन्वॉल्व होता है। मेरे साथ कुछ ऐसे भी डायरेक्टर जुड़े थे जिन्होंने मुझसे कोई ऐसी कॉम्प्रो जैसी बातें नहीं करी कि मुझे कॉम्प्रो वाली लड़की चाहिए। उनको था कि हमें फिल्म बनाना है और रिलीज करना है। तो मुझे लगता है ना कि हमें सही जगह पे सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए। हमें उन लोगों से दूर होना चाहिए जो सिर्फ कॉम्प्रो की बातें करते हैं। अगर तुमको लगता है कि वहाँ सिर्फ कॉम्प्रो से ही काम मिलता है, तो मैं इस चीज़ पे गलत प्रूफ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं चाहती हूँ अमित, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि कोई मेरे पास साउथ का प्रोजेक्ट लेके आए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, नीट एंड क्लीन वर्क। मैं दिलाऊंगा। मैं काम करने को तैयार हूँ, तो मुझसे एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करवा दो, तो आई एम रेडी फॉर दैट। मैं एक बार के लिए बजट का कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं विदाउट कॉम्प्रो साउथ के फिल्म में जरूर काम दिलाऊंगा, क्योंकि मैं साउथ के भी कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज और डायरेक्टर्स को जानता हूँ जो सिर्फ नीट एंड क्लीन वर्क करते हैं और वो फिल्म बनाकर रिलीज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं एक दिन जरूर दिलाऊंगा तुम्हें काम। मैं एक बार मैं सीरियल के ऑडिशन पे गई, लुक टेस्ट था वो। तो मुझसे मेकअप वाले बोलते हैं, मेकअप दादा बोल रहे हैं कि मैडम आप साउथ में क्यों नहीं ट्राई करते, आपका तो लुक बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं जाते? मैंने कहा दादा आपको पता है ना? मतलब हाँ मुझे पता है। मतलब सोचो, मेकअप दादा को तो तक तो पता है कि हाँ साउथ में ऐसी चीजें है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ नहीं, एक्चुअली में यहाँ जितने भी साउथ के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आते हैं ना, वो इस ताक में आते हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं और वो कॉम्प्रो के लिए हमें मिल जाएंगी। मैं एक्चुअली उसका तुमको बात बताऊं, साउथ की जितने भी फिल्में होती है ना, वो मेंस ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हीरो होते हैं ना, वही मेन होते हैं। हीरोइन को ज्यादा फुटेज नहीं दिया जाता है। राइट। और नहीं, तुम जो बात कह रही हो वो सही कह रही हो कि साउथ के जितने भी प्रोजेक्ट इधर आते हैं ना, वो ज्यादातर लड़कियों को हायर करके लेते हैं ताकि उनके साथ वो कॉम्प्रो करके फिर उनको सीन्स के अंदर ले, ठीक है। और फिर वो कभी कभी वो सीन्स काट भी दिया जाते हैं एडिटिंग के अंदर। ये बहुत सही बात है, गलत नहीं है, ये चीज़ सही बोल रही हो तुम। बट ठीक है, मैंने तुमसे कमिटमेंट किया था, तुम्हें अच्छी प्रोजेक्ट जरूर दिलाऊंगा। डन। मैं साउथ में ट्राई करने से पहले मैं बालाजी भी गई थी, वहां से आशीर्वाद लेके आई थी कुछ तो अच्छा हो जाए जो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना अमित, ये टीवी शोज ये शायद मेरे लिए नहीं बनी है। Of course, your face looks like for the films big banners. मैं जानती हूँ कि ये टीवी शोज मेरे लिए नहीं बनी, और मुझे टीवी शोज बहुत ऑफर होते हैं, मैं नहीं करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई फेस एंड ऑल। मुझे बजट नहीं देते ये लोग। आजकल टीवी का बजट जो है ना बहुत गिर गया है, टीवी इंडस्ट्री का बजट बहुत गिर गया। कितने बहुत सारे OTT चैनल्स आ गए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, और टीवी का जो बजट हो गया है ना, वो सिंगल डिजिट में पे करते हैं। मुझे नहीं करना सिंगल डिजिट में काम। मैं जिस बजट में काम करके बैठी हूँ, मुझे उससे ऊपर ही चाहिए, मैं उससे नीचे नहीं आ सकती। तो ये वजह है कि आज मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रही और मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ मैं डिजर्व करती हूँ ना कुछ अच्छा, तो मेरे पास आएगा एक दिन। ऑफ कोर्स एक अच्छे लेवल पे काम करने के बाद अगर आपको कम बजट का ऑफर मिले तो अच्छा नहीं लगता वो काम करने में। हाँ, मैं तुम्हें उसका बोलना चाहूँगा कि तुम सिर्फ फिल्म अब ट्राई करो। मुझे ये बहुत लोगों ने बोला है कि तुम फिल्मों में ट्राई करो, तुम्हारा लुक जाता है बहुत। हाँ, तो लेकिन आने तो चाहिए ना। अब हमारे बाप दादा तो नहीं बैठे यहाँ पे काम देने के लिए, हमें तो फिर उन्हीं लोगों के पास जाना है जो ऐसी फालतूगिरी की बातें करते हैं। नहीं, मैं हूँ ना अभी काम दिलाने के लिए। चलो होपफुली मैं प्रे करूँगी मेरे पास कुछ अच्छा काम आए। अनुष्का, मैंने देखा कि तुम हर साल गणपति पूजा मनाती हो, बप्पा को हर साल लाती हो, ऐसा कुछ खास वजह? गणपति बप्पा से ना मेरा कनेक्शन है, कुछ मैं फील करती हूँ कनेक्शन, मेरा अटैचमेंट है, मैं प्यार करती हूँ उनको। क्योंकि एक टाइम था अमित जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं सिद्धिविनायक जाती थी। मुंबई में बहुत फेमस मंदिर है सिद्धिविनायक, और मैं जाती थी। उस टाइम जब मैं जाती थी ना, एक टाइल्स की अलग जगह होती थी जहाँ पे आप अपनी मन्नत लिख सकते हो। राइट।
तो मैं प्रे करती थी, क्योंकि मैंने गणपति बप्पा कभी मनाया नहीं था, मुंबई जैसे शहर में आके ही पता चला था। तो मैं जब सिद्धिविनायक जाती थी ना, तो मैं उनसे प्रे करती थी कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए, मैं कुछ नाम बना लूँ मेरी फैमिली की नज़र में, मेरे रिश्तेदारों की नज़र में। हालांकि रिश्तेदारों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं मंदिर जाती थी ना, मुझे फील होता था, मुझे वाइब्स आती थी, मेरा ना ऑरा ही चेंज हो जाता था, मुझे लगता था मेरे साथ कोई खड़ा है। तो मैं स्टाइल्स पे ना एक घर लिख के आती थी, होम लिखती थी, और मैं अपनी मम्मा का नाम लिखती थी, क्योंकि वहाँ बोलते हैं ना कि जो चीज़ आपको बहुत प्यारी है उसका नाम लिख दो। तो मैं एक घर लिखती थी और अपनी माँ का नाम लिखती थी। और मुंबई में 3-4 साल रहने के बाद जब मैंने अपना घर बुक किया, तो वो घर मेरे लिए मेरा घर नहीं था, वो बप्पा का घर है। जिस घर में मैं आज रह रही हूँ ना, वो बप्पा का घर है। मैं बहुत प्यार से रहती हूँ उस घर को। उस घर में ऐसा है ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे साथ भगवान है। मैं बप्पा को राखी बांधती हूँ, तुम्हें पता है? क्या बात कर? हाँ, 8 साल में उनको राखी बांधती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो भाई है। इसका मतलब आप हर साल गणपति बप्पा का मेरे लिए वो भाई जैसे है, क्योंकि कहते हैं ना भाई हमेशा मुसीबतों से रक्षा करता है। मेरी रक्षा करते हैं पप्पा। इमोशनल हो गए पूरे। हाँ, टिश्यू पेपर दो इनको। हाँ। और मैं कल ही बुक करके आई हूँ गणपति बप्पा इस साल के लिए। जब मैंने घर बुकिंग की थी ना, तो मैंने सोचा था कि जब से मेरा अपना घर होगा ना, तो मैं बप्पा को हर साल घर लेके आऊंगी। टिश्यू पेपर। हाँ ठीक है। ये बात तो है, गणपति बप्पा को जो दिल से मान लेता है वो गणपति बप्पा सब देते हैं उसको। नहीं, इस चीज़ सही है, पता है तुम्हें? चलो सॉरी, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आके रोना नहीं चाहती थी, बट तुमने टॉपिक इतनी इमोशनल स्टार्ट कर दी ना कि मैं कितनी भी खुश रहूँ ना, और बप्पा की बात आ जाती है तो मुझे अपनी चीज़ें याद आती है। और मेरा तो उनके साथ कनेक्शन है, मैं तो उनकी बहन जैसी हूँ, मैं भाई मानती हूँ उनको। तो जो घर में बुक कर रही थी, एक और कहानी है इसके पीछे। जो घर में बुक करना चाहती थी, उसी बिल्डिंग में मैं सामने घर पे रेंट पे रहती थी, और सामने वाला फ्लैट खाली था। तो मैंने बोला कि मुझे ये घर चाहिए। तो बोला ये घर आपकी औकात के बाहर है, क्या बात है? आप नहीं खरीद पाओगे ये घर। सीरियसली? हाँ। वो कौन था इंसान बोलने वाला? ब्रोकर? वहाँ का ब्रोकर था। ये आपके औकात के बाहर है, आप ये घर नहीं खरीद पाओगे। अच्छा। और विदिन 1 मंथ मैंने वो घर बुक किया। क्या बात। हाँ, और उस घर में मैं बप्पा बैठाती हूँ, और आज मुझे 7-8 साल हो गए बैठाती हूँ बप्पा को। मुझे भी ले चलोगे सिद्धिविनायक मंदिर जहाँ लिखती हूँ, मैं भी दिखूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी विशेष है, आप बप्पा को बस बोल दो सिद्धिविनायक जाकर, वो किसी ना किसी दिन पूरी जरूर कर देते हैं, सब, अगर विशेष सच्चे मन से होनी चाहिए। ट्रू। हाँ, ये मैंने फील किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी अब जाऊंगा। हाँ, लिख कर आऊंगा पक्का। हाँ, एक अच्छा चीज सीखा मैंने तुमसे आज। हाँ, मैंने एक बार नहीं लिखे हैं, मैंने 2-3 बार लिखे हैं, 3-4 बार लिखे। मतलब जब भी जाते थे लिख कर आते थे। ओह माय गॉड, ये मुझे पहले पता था तो मैं भी खरीद चुका होता। पहले क्यों नहीं बताया? अकेले के लिए विशेष लिख के घर खरीद लिया। पूछा तो मैंने बताया। ये बहुत गलत बात है। हाँ। इतने साल से जानते हो, ये सारे ट्रिक बताना चाहिए ना। और तुम्हें तो याद है ना, एक बार तो तुम भी मेरे साथ गए थे, मेरा बर्थडे था। हाँ, मैं तो गया था। लोगों को पार्टी देने की बजाय मैं सिद्धिविनायक जाया करती थी, और आज भी जाती हूँ। भाई मुझे याद है तुम वहाँ पे कुछ लिख तो रही थी, मैंने सोचा क्या कर रही है ये। हाँ। ओह, तो ये सीक्रेट है। सही है, अब मैं भी लिखूंगा जाके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखो। फिर तुम्हारे घर के आजू बाजू ही घर लूंगा मैं। एक घर बनाऊंगा तुम्हारे घर के आगे, तुम्हारे घर के सामने, दोनों दोस्त साथ में रहेंगे। हाँ, 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 हाँ। अनुष्का, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसों से बड़ा कोई धर्म नहीं, पैसों से बड़ा कोई जात नहीं, पैसों से बड़ा कोई ईमान नहीं। पैसा है तो आप मंदिरों में VIP दर्शन कर सकते हैं, पैसा है तो आप हॉस्पिटल में पर्सनल वार्ड ले सकते हैं, पैसा है तो आप अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर सकते हैं, पैसा है तो आपके घर में इज्जत बढ़ती है। अब वो गया ज़माना जब लोग बोलते थे कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। सही बात है। अगर मर्द पैसे ना कमाए तो उसको भी इज्जत नहीं दी जाती घर की। मर्द आज के डेट में अगर औरतें भी पैसे नहीं कमा रही है तो उनकी अपने घर में इज्जत कम हो जाती है। सही बात है, और आज के टाइम में मर्दों से ज़्यादा औरतें पैसे कमा रही हैं। ऑब्वियसली, यस। लड़कियों को जॉब दिए जा रहे हैं और लड़कों के जॉब जा रहे हैं। और खासकर AI आने के बाद बहुत सारे जॉब गए, और उसमें नंबर ऑफ जिनके हाथ से जॉब गया वो
मेंस थे, नॉट वुमेन्स। राइट राइट। बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। और अभी हम आपसे खेलेंगे कुछ रैपिड फायर। यस, कुछ सवाल पूछूंगा, आपको 1 से 2 लाइन में जवाब देना है, ठीक है? ठीक है, चलो आई एम रेडी। अगर आपको एक दिन के लिए कोई दूसरा एक्ट्रेस बनना पड़े तो कौन सी एक्ट्रेस बनना चाहेंगे? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, यस। वेरी गुड। सेट पे सबसे ज़्यादा शरारत कौन करता है, डायरेक्टर या एक्टर? मैं। मीन्स एक्टर। यस। ओके। शूट के बीच में अगर नींद आ जाए तो कहाँ जाके सोते हो आप? बिहाइंड द कैमरा। ओके। रील्स बनाने के लिए आप कितने रीटेक लेते हो? 3 to 4 times। ओके। फ़ोन की गैलरी में सबसे बड़ा एम्बेरसिंग स्क्रीनशॉट कौन सा होता है? मेरी बिकनी फुट। ओके। लेट नाइट पार्टी या घर पे नेटफ्लिक्स देखकर चिल आउट करना? घर पे नेटफ्लिक्स। लेट नाइट पार्टी नहीं करते? आई एम नॉट अ पार्टी गर्ल। ओके। हाई हील्स या कॉम्फी स्नीकर्स? कॉम्फी स्नीकर्स। वेरी नाइस। अनुष्का, बहुत अच्छा रहा आज का पॉडकास्ट, लेकिन हम जाते जाते मैं चाहूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली लड़कियां हैं, जो मुंबई आना चाहती हैं, बॉलीवुड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी टिप्स तो मैं ऑडियंस को देना चाहूँगी कि अगर कोई लड़कियाँ आने को तैयार है मुंबई में तो अपना फिनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग करके आना, क्योंकि अब वो गया ज़माना जब लोग सड़कों पे सो जाते थे, स्ट्रगल करते थे, वड़ा पाव खा के रहते थे। आजकल जो टफ टाइम आ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है, मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बैकबोन, अपनी फैमिली की परमिशन से आना, अपनी फैमिली को अपना बैकबोन स्ट्रेंथ बना के आना, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है फैमिली। क्या आप कभी भी किसी भीड़ में आप अपने आप को बहुत अकेला फील करोगे तो एक फैमिली होती है जो आपके साथ हर मुसीबत में खड़ी होती है। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली की परमिशन से आना। अगर फैमिली नहीं बोलती आने को तो मत आना, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन ठीक करते हुए आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्द हम दोबारा पॉडकास्ट पे बैठेंगे। ऑफ कोर्स, अब तो बैठेंगे ही। चले? चलो।